हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर मैथमेटिक्स क्लास. In today's class, we'll be continuing the chapter number 5 with the title as Continuity and Differentiability. And till now, this is the fourth video on this chapter, and till now we have been studying continuity. और आज की जो हमारी ये वीडियो है, it will be the last video for continuity, in which we'll be discussing each and every function, or you may say the types of functions which are still remaining to be discussed. और अभी तक बच्चों सिर्फ हमारे दो फंक्शंस रह गए हैं जिनके ऊपर हमें कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सीखना है. पहला फंक्शन है एक मॉड्यूलस फंक्शन पर, कि अगर आपको एक फंक्शन गिवन है जो मॉड्यूलस के अंदर रखा हुआ है, सो उसकी आप कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हो. पहले आपको हम वो सिखाएंगे, फिर आपको हम सिखाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कंटिन्यूटी को चेक करना. ये जो मॉड्यूलस है इट्स इम्पॉर्टेंट, और इस वाले फंक्शन से, इस तरह के फंक्शन से बहुत ही फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं. सो दिस फंक्शन इज इम्पॉर्टेंट, एंड आफ्टर दिस वी विल बी डिस्कसिंग द कंटिन्यूटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो आसान है और आपके एग्जाम्स के अंदर बहुत ही कम देखने को मिलता है. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. सो लेट अस डिस्कस द टू फंक्शंस वन बाय वन. पहले शुरू करते हैं बच्चों मॉड्यूलस फंक्शन से, क्योंकि ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड आप इवन लिख भी सकते हो कि इस फंक्शन में से आपको क्लास 12th के अंदर फॉर श्योर, चाहे वो प्री बोर्ड्स हो या फिर आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस हो या फिर कोई और आपके स्कूल का टेस्ट हो, इस फंक्शन में से कंटिन्यूटी का क्वेश्चन फॉर श्योर आपको मिलेगा ही मिलेगा इन योर क्लास 12th, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है मॉड्यूलस फंक्शन, जिस पर हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है. और क्वेश्चन ऐसे होता है कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, और आपको एक फंक्शन दे रखा होता है जो कि मॉड्स के अंदर रखे होते हैं. ओके, सो पहले हम डिस्कस करते हैं इस तरह के फंक्शंस के लिए हाउ डू वी चेक द कंटिन्यूटी. सो लेट अस बिगिन. So to explain you this function, modulus function, I'll be explaining that with the help of a question. मैं आपके सामने एक क्वेश्चन दूंगा, I'll be solving it, और वहाँ पर आप सीख जाओगे कि आप कैसे मॉड्यूलस फंक्शन को हैंडल करते हो when you are asked to check the continuity of those functions. Let me give an example of a modulus function. The function is, आपको fx given है and then you are told कि भाई इस fx की वैल्यू है, let me say mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 plus mod of x minus 3. सो इस तरह के फंक्शंस आपके एग्जाम के अंदर आते हैं एंड दे आस्क यू दैट चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन. ठीक है, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन होता है. सो आपको अच्छे से मालूम है कि भाई हम कंटिन्यूटी कहाँ कहाँ पर चेक करते हैं. हम वहाँ पर चेक करते हैं जहाँ पर हमारे फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही हो, बट यहाँ पर तो ऐसा कुछ दे नहीं रखा, सिर्फ एक फंक्शन दे रखा है और वो भी हमें अच्छे से मालूम नहीं है कि क्या क्या लिखा हुआ है, इनका मतलब क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है कि आप हर एक टर्म को समझ पाओ इस फंक्शन के अंदर जो रखा हुआ है. सो पहले समझते हैं बच्चों x माइनस 1 को, मॉड ऑफ x माइनस 1. देखो मॉड ऑफ x माइनस 1 का मतलब ये है कि अगर इस मॉड के अंदर जो x माइनस 1 रखा है, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो फंक्शन जो है वो वही रहेगा. दैट इज़, समझना कि ये देखो x माइनस 1, ये फंक्शन पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा. मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये फंक्शन x माइनस 1 को ध्यान रखो, अभी मॉड को भूल जाओ, ये बताओ कि ये x माइनस 1 किन वैल्यूज़ ऑफ x के लिए पॉजिटिव होगा और किन वैल्यूज़ ऑफ x के लिए ये नेगेटिव होगा. पहले मेरे को ये बताओ. सो ध्यान से देखो. सो अगर मेरे पास फंक्शन x माइनस 1 है, सो अगर मैं 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखता हूँ x की, अगर मैं x की 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखता हूँ, दैट इज़ 2, 3, 4, तो इस फंक्शन की वैल्यू हमेशा हमेशा पॉजिटिव ही आने वाली है. ठीक है, द फंक्शन विल की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी, यानी कि x माइनस 1 जो भी है वो पॉजिटिव आएगा. कब? जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी. देखो चेक कर लो आप, x की वैल्यू 1 से कोई भी रख दो जो बड़ी हो, फिर आप देखो ये वैल्यू पॉजिटिव ही आने वाली है. और ये वैल्यू देखो नेगेटिव कब आएगी, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी तब जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी.
जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी। चेक कर लो 1 से छोटी वैल्यू क्या क्या होती हैं, 0, -1, -2। हाँ, सो x के प्लेस पर 0 रखो, आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। कीप 2 -1 इन प्लेस ऑफ x, आंसर आएगा -2। यानी कि सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं, सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं जब x की वैल्यू 1 से छोटी है। इज़ दिस क्लियर टू यू? सो यहाँ पर हमने x - 1 को बड़े ही अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, पहले मैं इस पूरे क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा कंसेप्चुअली कि भाई एक्चुअली में जो भी हम करते हैं वो क्यों करते हैं। ठीक है, ये सब आपको एग्जाम के अंदर लिखना नहीं होता है, अभी यहाँ आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। सो ये इट इज़ द कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन बहुत ही आसान है करना, ये भी देखो कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो इसका मतलब है कि आप उस क्वेश्चन को कभी भी कर सकते हो। वेयरएज कि अगर आप ट्रिक्स पर चलते हो सो एक टाइम ऐसा आता है कि आप उस ट्रिक को भूल भी सकते हो। So that is the reason I first of all I tell you the concept and then I'll tell you the trick to solve this question, जो बहुत ही सिंपल है। ओके, सो x - 1 की वैल्यू पॉजिटिव होगी अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है, और नेगेटिव होगी जब x की वैल्यू 1 से छोटी है। सो अगर मैं इस x - 1 को मॉड के अंदर रखता हूँ तो इसका मतलब होता है बच्चों मॉड का कि अंदर कुछ भी आए बाहर आपको हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाली है। दैट इज़ कि अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है और मैं इस फंक्शन को डाल रहा हूँ इस मॉड के अंदर, सो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा मेरे पास x - 1। कब, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तब x - 1 ही तो आउटपुट आएगा। मॉड का तो कोई काम ही नहीं रहा क्योंकि वैल्यू खुद ही पॉजिटिव है, सो मॉड हैज़ नो रोल इन दैट। वेयर एज अगर x की वैल्यू 1 से छोटी हुई जैसे कि यहाँ पर था, सो आप ध्यान से देखो, सो जो x - 1 की वैल्यूज़ होंगी वो सारी की सारी नेगेटिव होने वाली हैं। ओके, सो ये मॉड क्या करेगा, ये मॉड उन नेगेटिव वैल्यूज़ को पॉजिटिव बनाएगा। ध्यान से देखना, ये जो x - 1 है, ये जो x - 1 है, अगर x की वैल्यू 1 से कम रखता हूँ तो ये वैल्यूज़ क्या आने वाली हैं, दे विल बी नेगेटिव ना। 0 रखो -1 आएगा नेगेटिव, -1 रखो -2 आएगा नेगेटिव। ऐसे ही आप कोई भी नंबर रख के देखो जो 1 से कम है, आंसर हमेशा आपके पास एक नेगेटिव नंबर ही आएगा। सो ये मॉड क्या करेगा, ये मॉड उस नेगेटिव नंबर को, इस नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देगा। कैसे, बाय मल्टीप्लाइंग दिस टर्म बाय -1। ठीक है, सो x - 1 इस फंक्शन की वैल्यू होगी कब, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, और इस फंक्शन की वैल्यू होगी -(x - 1) कब, जब x की वैल्यू मेरे पास 1 से छोटी होगी। सो आई होप आप ये समझ पाए हो विद रिलेशन टू x - 1 कि भाई मॉड ऑफ x - 1 का मतलब है ये दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, ये दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है मॉड ऑफ x - 1। पहला क्या है, x - 1 कब, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, और दूसरा है (x - 1), ये कब है, जब x की वैल्यूज़ 1 से छोटी होने वाली है। सो ये दो फंक्शंस का आपस में कॉम्बिनेशन होता है एक मॉडुलस फंक्शन। फाइन, सिमिलर इज़ द केस फॉर x - 2। वही सेम बात x - 2 के लागू होती है कि भाई x - 2 की वैल्यूज़ पॉजिटिव कब होंगी। सो x - 2 विल बी पॉजिटिव व्हेन x इज़ मोर देन 2। आप देखो x की ऐसी कोई भी वैल्यू रखो जो कि 2 से बड़ी है, लाइक 3, 4, सो जो वैल्यू इसकी आएगी वो पॉजिटिव आएगी, है ना। सो इट विल बी पॉजिटिव व्हेन x इज़ मोर देन 2। The function will be positive when x is more than 2 and it will be negative when x is less than 2। आप देखो x की 2 से छोटी कोई भी वैल्यू रखो, कीप एनी वैल्यू ऑफ x विच इज़ लेस देन 2। फॉर एग्जाम्पल 1 रखो यहाँ पर, सो 1 - 2 इज़ -1, वैल्यू नेगेटिव आ गई। ओके, सो फिर से जो आपका मॉड ऑफ x - 1 है वो क्या रोल प्ले करेगा, वो फिर से दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन होगा। पहला क्या होगा, पहला होगा भाई x - 2 कब, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी हो, क्योंकि यहाँ पर तो ये खुद ही पॉजिटिव है, सो उसे कोई काम ही नहीं करना पड़ा, जो फंक्शन था उसने वैसे ही आउटपुट दे दिया, मॉड का कोई रोल ही नहीं रहा जब खुद फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो मॉड का खुद का कोई फंक्शन ही नहीं रहा। ओके, वेयर एज जब x - 2 की वैल्यू नेगेटिव आनी शुरू हुई तो मॉड ने अपना रोल प्ले किया और उसने जो भी नेगेटिव वैल्यू थी उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि आउटपुट मेरे पास पॉजिटिव ही आए। सो मैं -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, सो ये आपके पास फंक्शन की वैल्यू होगी कब, जब x की वैल्यू 2 से छोटी होने वाली है। ओके, सिमिलर इज़ द केस फॉर x - 3। भाई x - 3 में यही चीज़ होने वाली है कि x - 3 में क्या होगा कि अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी हुई तो फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, वरना फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी फॉर द वैल्यूज़ ऑफ x विच आर लेस देन 3।
सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर टू यू कि आप फंक्शंस को इंटरप्रेट कर पा रहे हो। ठीक है, ये जो मैंने सब कुछ लिखा ये आपको कभी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सब चलेगा आपके माइंड के अंदर कि मैंने x-1 देखा, मैं समझ गया कि भाई अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो फंक्शन पॉजिटिव होगा, अगर छोटी होगी तो नेगेटिव होगा। ओके, सिमिलर इज़ फॉर ऑल दी different सम ऑफ द डिफरेंट फंक्शंस गिवन टू यू। ओके, सो अब चलते हैं कि हमने एग्जाम के अंदर ही क्वेश्चन करना कैसे है। ओके, सो दिस वाज द कंसेप्चुअल पार्ट कि आप अगर ये समझ गए होगे तो आगे की बात आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। सो दिस वाज द कंसेप्चुअल पार्ट, इसको आप साइड में लिख सकते हो अपने नोट्स में, बट इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट द अंडरस्टैंडिंग इज इम्पॉर्टेंट। सो हमने देखा भाई एग्जाम के अंदर फंक्शन आया f(x) की वैल्यू, फंक्शन है mod of x-1 प्लस mod of x-2 प्लस mod of x-3। सो आपने देखते ही ये समझ लिया कि अगर ये फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर चेंज हो रही है, 1 पर चेंज हो रही है, ये कहाँ पर चेंज हो रही है, 2 पर चेंज हो रही है, ये कहाँ पर चेंज हो रही है, 3 पर चेंज हो रही है। सो आप क्या करोगे, आप एक नंबर लाइन बनाओगे एंड ओवर देयर जहाँ पर भी इन फंक्शंस की वैल्यू चेंज हो रही होगी आप उनको यहाँ पर पॉइंट आउट कर लोगे। पहले चेंज हो रही है 1 पर, हाँ 1 पर चेंज हो रही है ना यहाँ पर वैल्यू, सो यहाँ पर आपने 1 लिख लिया। फिर अगला चेंज हो रहा है 2 पर, सो आपने यहाँ पर 2 लिख लिया। फिर चेंज हो रहा है 3 पर, सो आपने यहाँ पर 3 लिख लिया। ठीक है, ये आपका पहला काम होगा एग्जामिनेशन के अंदर। फिर आप क्या करोगे, जो भी फंक्शन चेंज हो रहा है, जैसे 1 पर चेंज हो रहा है x-1, सो आप ऊपर लिख लोगे x-1, क्योंकि 1 पर चेंज हो रहा है इसलिए। ये चेंज हो रहा है x-2 के लिए, ये हो रहा है बच्चों x-3 के लिए। ठीक है, सो अब मुझे क्या करना है, इन तीनों फंक्शन का कॉम्बिनेशन लेना है। आई हैव टू फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज 3 फंक्शंस। बट ये मेरे को मालूम है कि x-1 की वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू 1 से कम वैल्यूज़ के लिए, x की जो वैल्यूज़ हैं जो कि 1 से कम है, वहाँ पर ये फंक्शन नेगेटिव होने वाला है, ये वाला फंक्शन भी नेगेटिव होने वाला है। देखो, जो चीज़ 2 से कम पर नेगेटिव है वो 1 से कम पर भी तो नेगेटिव ही होगी। ये देखो x-2 था, अगर ये x की जो वैल्यूज़ हैं जो कि 2 से कम है उन सब पर नेगेटिव है, सो क्या ये 1 के लिए भी नेगेटिव होगा? हाँ 1 के लिए भी होगा, क्योंकि 1 भी 2 से कम है। सिमिलर इज द केस फॉर x-3 कि भाई 3 से कम सारी वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन क्या होगा, नेगेटिव होने वाला है। 2 से कम सारी वैल्यूज़ के लिए फंक्शन क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। 1 से कम सारी वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन नेगेटिव होने वाला है। ये बात अगर आप समझ चुके हो सो क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत आसान है। ओके, सो अब हम निकालेंगे तीनों फंक्शन का कॉम्बिनेशन। कैसे? पहले हम निकालेंगे व्हेन x इज़ लेस देन 1, फिर निकालेंगे इस वाले पॉइंट के लिए, फिर निकालेंगे इस वाले पीरियड के लिए, और फिर निकालेंगे आगे वाले पीरियड के लिए। तो वी आर हैविंग हाउ मेनी इंटरवल्स, वी आर हैविंग फर्स्ट इंटरवल, सेकेंड इंटरवल, थर्ड इंटरवल एंड फोर्थ इंटरवल। यानी कि मेरे पास 4 अलग अलग इंटरवल्स हैं जहाँ पर मेरी फंक्शंस की वैल्यू चेंज हो रही है। क्योंकि ध्यान से देखो, इस वाले इंटरवल में अब x-1 पॉजिटिव हो चुका है। ये जो फंक्शन है mod of x-1 ये यहाँ पर पॉजिटिव हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो x की वैल्यूज़ हैं वो 1 से बड़ी हैं, सो ये फंक्शन पॉजिटिव हो गया है। जबकि ये और ये नेगेटिव है, x-2 और x-3 यहाँ पर नेगेटिव ही रहेंगे। और अगर मैं 2 से आगे जाता हूँ तो ये फंक्शन भी पॉजिटिव हो जाता है और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए फंक्शन पॉजिटिव है और ये 1 से बड़ी वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, तो 2 से बड़ी वैल्यू के लिए पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। सिमिलर इज द केस फॉर x-3। x-3 इससे कम सारी वैल्यूज़ के लिए नेगेटिव रहेगा और इससे बड़ी वैल्यूज़ के लिए पॉजिटिव रहेगा। सो हमने इन्हीं बातों को यहाँ पर लिख लेना है। दैट इज़ हर एक इंटरवल के लिए हम फंक्शन बनाएंगे नए। दैट इज़ पहले हम निकालते हैं पहले इंटरवल के लिए, दैट इज़ फॉर x लेस देन 1, फॉर x लेस देन 1। जब x की वैल्यू 1 से कम है, सो मेरे पास जो भी फंक्शंस हैं वो क्या है, नेगेटिव है। इस फंक्शन भी, ये भी फंक्शन नेगेटिव होगा, ये फंक्शन भी नेगेटिव होगा, ये वाला भी नेगेटिव होगा, ऑब्वियस सी बात है। सो x-1 का नेगेटिव क्या होगा, माइनस ऑफ x-1। ठीक है, ये फंक्शन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, माइनस ऑफ x-1 है। क्यों? क्योंकि 1 से छोटी वैल्यूज़ हैं, दैट इज़ द रीज़न कि मॉड नेगेटिव होता है। ठीक है, फिर ये x-2 है, x-2 भी 1 से कम वैल्यूज़ के लिए नेगेटिव है, सो यहाँ पर भी माइनस ऑफ x-2 आएगा। देखो प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो माइनस x-2 में लिख दिया। सिमिलरली x-3 भी नेगेटिव है, सो यहाँ पर भी नेगेटिव ऑफ x-3 ही आने वाला है।
ओके, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन x इज़ लेस देन 1। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो f(x) की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ये देखो -x -3x, और ये +1 +2 +3, सो 6 - 3x, ये आई है फंक्शन की वैल्यू कब, जब x की वैल्यू 1 से कम है। आई होप ये आप समझ चुके कि फंक्शन की वैल्यू कैसे आई। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू फॉर x की वैल्यूज़ जो कि इस बारी 1 से बड़ी होगी और 2 से छोटी होगी। ये देखो इंटरवल क्या है, 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, सेकेंड इंटरवल मेरा। सो फॉर x मोर देन 1 एंड फॉर x लेस देन 2। ओके, सो द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन विल बी, इस बार ध्यान से देखना कि जब x की वैल्यू 1 से बड़ी थी, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी थी, सो ये फंक्शन पॉजिटिव था, द फंक्शन वॉज पॉजिटिव। सो जो मॉड है उसका कोई रोल ही नहीं रहेगा, सो फंक्शन पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। सो इस बार f(x) की वैल्यू x - 1 पॉजिटिव आएगा। सो इस बारी x - 1 पॉजिटिव है, ठीक है, जबकि x - 2 क्योंकि 2 से छोटा है, ओके, सो ये अब भी नेगेटिव रहेगा। सो माइनस ऑफ x - 2, और ये भी छोटा है 3 से, सो ये भी बच्चों माइनस ऑफ x - 3 ही रहेगा। सॉल्व कर लीजिए इसको दोबारा से। सो f(x) की वैल्यू क्या आने वाली है, देखो x - x से x कैंसिल हो जाएगा, बचा -x, और यहाँ पर -1 +2 +3, सो 4 -x आया। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इन दिस इंटरवल, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब हमारे पास थर्ड इंटरवल कौन सा है, देखो एक बारी नंबर लाइन में, फॉर x which is more than 2, which is more than 2 but less than 3, x which is more than 2 but less than 3 के लिए हम निकाल लें। सो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये देखो x - 1 पॉजिटिव ही रहेगा, इस बारी x - 2 भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू के लिए, 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है। सो ये भी इस बार पॉजिटिव ही आएगा, बट x - 3 नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि ये फंक्शन अभी भी 3 से छोटा है। ओके, सो द फंक्शन विल बी पॉजिटिव ऑफ x - 1 प्लस x - 2 बट माइनस ऑफ x - 3, ये ध्यान रखना है आपने। ओके, तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप। सो f(x) की वैल्यू आपके पास होगी, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, -1 -2 +3, सो आएगा आंसर फाइनली x। f(x) की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ x है इस इंटरवल में। अब आता है लास्ट इंटरवल, दैट इज फोर्थ इंटरवल, व्हेन x इज मोर देन 3। सो नाउ फॉर x विच इज मोर देन 3, ये हम निकालने वाले हैं अब, फॉर x मोर देन 3। सो ध्यान से देखो, जब x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो जितने भी फंक्शन आपको गिवन थे, जितने भी फंक्शंस आपको गिवन थे, सबकी वैल्यू पॉजिटिव थी वहाँ पर। ओके, ऑल दी फंक्शंस हैड दी वैल्यू एज पॉजिटिव। सो यहाँ पर सारे फंक्शंस पॉजिटिव होंगे, कोई भी नेगेटिव नहीं होगा। सो f(x) की वैल्यू क्या होगी, सारे फंक्शंस पॉजिटिव, यानी कि x - 1 प्लस x - 2 प्लस x - 3, तीनों को सॉल्व कर लीजिए तो आंसर होने वाला है आपका f(x) की वैल्यू 3x - 6, 3x - 6। सो ध्यान से देखना बच्चों, हमने क्या किया, उस एक फंक्शन को हमने 4 अलग अलग फंक्शन में डिवाइड कर लिया, क्योंकि हमें मॉड को हैंडल करना नहीं आता। आप हमेशा मॉड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, जहाँ पर वो नेगेटिव और जहाँ पर वो पॉजिटिव है। सो वही केस हमने यहाँ पर भी किया, हमने हर एक मॉड फंक्शन को 2 अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड कर लिया, एक जब वो नेगेटिव है, एक जब वो पॉजिटिव है, और फिर हमने अलग अलग फंक्शंस की वैल्यू निकाल ली है। पहला है व्हेन x इज लेस देन 1, द फंक्शन इज 6 - 3x। सिमिलरली हमने 4 - x निकाला, फिर x, और फिर 3x - 6। सो इसके बाद आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है। कैसे, लेट मी शो यू। अभी ये सब कुछ नोट डाउन कर लीजिए आप, आई एम मूविंग फॉरवर्ड, ये सब कुछ आप नोट डाउन कर लीजिए। सो हमने ये देख लिया है कि हमने अपने फंक्शन को 4 अलग अलग फंक्शन में डिवाइड किया था, 4 अलग अलग फंक्शंस में हमने उसको डिवाइड किया था। पहला था जब x की वैल्यू 1 से छोटी है, दूसरा था जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है, तीसरा था जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है और 3 से छोटी है, और चौथा था जब x की वैल्यू 3 से बड़ी है। ओके, सो फंक्शन लिख लेते हैं यहाँ पर।
जब x की वैल्यू 1 से छोटी थी तो फंक्शन की वैल्यू क्या थी? लेट मी सी वंस. सो येस, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन वॉज 6 minus 3x. 6 minus 3x when x was less than 1. Now the value of the function when x was more than 1 but less than 2 was 4 minus x. Okay, when x was more than 2 but less than 3, the value of the function was x, whereas when x was more than 3, the value of this function was 3x minus 6. ठीक है, ये बात आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि हमारे पास ये फंक्शंस की 4 अलग अलग वैल्यूज़ आ चुकी हैं. अब ये फंक्शंस आपके लिए बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं. इन फंक्शन से आपने कई बार डील किया है. इन दी ऑल दी पास्ट 3 वीडियोज़ हमने ऐसे फंक्शन कई बार देखे हैं जो कि कुछ सर्टेन वैल्यूज़ पर चेंज हो रहे हैं. सो अगर कोई मुझसे इस फंक्शन के लिए कहता है कि भाई चेक करो वेदर दिस फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस और नॉट, तो आप क्या करते हो? जहाँ जहाँ पर ये फंक्शन चेंज हो रहा होता है वहाँ पर चेक करते हो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू. बट यहाँ पर ध्यान से देखो, हमने कहीं पर भी फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं करी. हमने कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं रखा जहाँ पर x की वैल्यू किसी नंबर के बराबर हो. सो वो पॉइंट रखना भी ज़रूरी है. सो उस पॉइंट को रखने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, दैट उस नंबर से बड़ी वैल्यूज़ के जो फंक्शन आया था उसी को हम उस नंबर के बराबर मान लेते हैं. जैसे कि देखो, जब x 1 से कम था फंक्शन ये था, बट जब x 1 से बड़ा हुआ तो फंक्शन ये आ गया. यानी कि जब x 1 के बराबर होगा तब भी फंक्शन यही होगा. ऐसा हम मानते हैं मैथमेटिकली. सिमिलरली जब x 2 से बड़ा होगा तो फंक्शन x = 2 के लिए भी यही होगा, और जब x 3 से बड़ा होगा तो x = 3 के लिए फंक्शन यही होगा. सो ऐसा आप करते हो. बहुत ही सिंपल, आप समझ भी गए होंगे कि हमें इक्वल टू कहाँ रखना है, जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है. ओके, ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ दैट फंक्शन. देखो हमने क्या किया, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था. 1 से कम पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? 6 minus 3x. ठीक है, 1 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है? 4 minus x है. 2 से बड़ी वैल्यू के लिए क्या है? सिर्फ x है. और 3 से बड़ी की वैल्यू के लिए क्या है? 3x minus 6 है. ठीक है, यही तो हमने किया. सो मैं कह रहा हूँ कि जो भी वैल्यूज़ ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर है उसी को हम उस नंबर में इंक्लूड कर लेते हैं. आपने देखा, जब मैंने 4 minus x को 1 के बराबर पर रखा, x को 2 के बराबर पर रखा, इसको 3 के बराबर पर रखा. इस तरह से हम करते हैं. ओके, सो अब हम क्या करेंगे, 1 पर चेक करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू. अगर वो सब बराबर हुए तो फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस एट x = 1. सिमिलरली द केस फॉर x = 2 एंड सिमिलर इज द केस फॉर x = 3. सो एक एक करके सबको चेक कर लेते हैं और वहाँ पर हमारा आंसर ख़त्म हो जाएगा. सो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्टेप क्या था, द एक्स्ट्रा स्टेप वॉस कि आपको जो क्वेश्चन के अंदर फंक्शन गिवन था उसको इस फॉर्म में लाना था ताकि आप इसको हैंडल कर पाओ, क्योंकि उस फॉर्म को हैंडल करना हमें नहीं आता. देयरफॉर उस फॉर्म को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया ताकि हम उसको हैंडल कर पाएँ क्वेश्चन को. नाउ द क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी सिंपल. हम निकालते हैं भाई एट x = 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर निकालेंगे राइट हैंड लिमिट और फिर फंक्शन की वैल्यू f(1). ठीक है, सो लेट अस डू ऑल द 3 केसेस 1 by 1. आई विल ओनली डू इट फॉर x = 1. 2 और 3 के लिए आपका वो होमवर्क होगा. ओके, सो एट x = 1 द लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन की वैल्यू बताइए क्या होगी. ध्यान से देखना, फंक्शन की वैल्यू क्या है लेफ्ट हैंड साइड पर 1 के 6 minus 3x है. सो 6 minus 3x. x टेंड्स टू 1 minus h where h टेंड्स टू 0. सो लिमिट h टेंड्स टू 0. In place of x put this value, that is 6 minus 3 into 1 minus h. अब आपको दिख रहा होगा द लिमिट इज सॉल्वेबल. सो h को 0 पुट कर दीजिए. सो द आंसर इज 3. ओके, 6 minus 3 is 3. दिस वॉज योर लेफ्ट हैंड लिमिट. अब आप निकालोगे राइट हैंड लिमिट, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑन दी पॉजिटिव साइड. ध्यान से देखना कि 1 के राइट हैंड साइड पर फंक्शन की वैल्यू क्या है. 1 के राइट हैंड साइड पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? 4 minus x है. 4 minus x. आगे तो बहुत ही आसान है, 1 प्लस है where h टेंड्स टू 0. सो लिमिट h टेंड्स टू 0, x के प्लेस पर 4 minus of 1 plus h. द लिमिट इज सॉल्वेबल. h को 0 पुट कर सकते हो आप. सो पुट द वैल्यू ऑफ h इज 0. द आंसर इज 3. ठीक है, अब हमें निकालिए फंक्शन की वैल्यू एट 1.
सो बताइए आप फंक्शन की वैल्यू रखोगे किस फंक्शन में? हम रखेंगे भाई जो कि हमने फंक्शन लिया था राइट हैंड लिमिट के लिए, उसी में रखते हैं। यहाँ से आपको दिख भी रहा होगा, जब x इज़ मोर देन और इक्वल टू 1, सो द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज़ 4 माइनस एक्स। सो यहाँ पर 1 को पुट कर दीजिए, सो दिस विल बी 4 माइनस एक्स के प्लेस पर 1 आएगा। आंसर क्या आया? 3 आया। तो आप लिखोगे दैट सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f of 1, therefore the function is continuous at x equal to 1. fx is continuous at x equal to 1. सिमिलरली आप करोगे यही सेम केस फॉर x इक्वल टू 2 एंड देन फॉर x इक्वल टू 3। अगर वहाँ पर भी यही सेम कंडीशंस आती हैं कि भाई हाँ फंक्शन कंटिन्यूस है, सो आप नीचे लिख दोगे दैट हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूस एंड देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इस तरह से आप सॉल्व करते हो। चलो मैं इसमें x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 के लिए भी कर देता हूँ ताकि आपको एक पूरा ओवरव्यू मिल जाए क्वेश्चन का। सो अब हम करेंगे बच्चों एट x इक्वल टू 2 के लिए। सो 2 पर आप क्या चेक करोगे? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट 2। सो पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर हम निकालेंगे बच्चों राइट हैंड लिमिट एंड देन द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट 2। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप फंक्शन कौन सा लेने वाले हो? देखो ज़रा टेबल को। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 4 माइनस एक्स लेने वाले हो। सो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखोगे आप? लिमिट x टेंड्स टू ट्वाइस नेगेटिव, फंक्शन क्या है? 4 माइनस एक्स। अब आगे तो बहुत ही आसान है कि भाई 2 माइनस एच वेयर h टेंड्स टू 0। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, x के प्लेस पर पुट कर दीजिए 2 माइनस एच। 4 माइनस 2 प्लस h, द लिमिट इज सॉल्वेबल, h 0 हो जाएगा। आंसर क्या आया? 2 आया। ठीक है। सिमिलर इज द राइट हैंड लिमिट, दैट लिमिट x टेंड्स टू ट्वाइस पॉजिटिव, फंक्शन कौन सा लोगे आप? लोगे वो होगा बच्चों x। यू कैन वेरीफाई इट। ओके, आप खुद कर लो वेरीफाई, फंक्शन x ही होने वाला है हमारा। ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ 2 चेक करना x से फंक्शन है। ओके, सो नाउ इट्स वेरी वेरी सिंपल दैट x टेंड्स टू 2 प्लस h वेयर h टेंड्स टू 0। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, x के प्लेस पर h 0 पुट कर दीजिए। आंसर क्या आया? 2 आया। नाउ f ऑफ 2 के लिए आप कौन सा फंक्शन यूज़ करोगे? ये वाला यूज़ करोगे जिसको हमने लिया था फॉर राइट हैंड लिमिट के लिए। सो यहाँ पर 2 आंसर आएगा, देख लीजिए आप। सो आप फिर से कहोगे दैट सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू 2, देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। Therefore fx is continuous at x equal to 2। अब यही सेम केस आप करोगे फॉर x equal to 3 के लिए, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन एंड हो जाएगा एट x equal to 3 के लिए। पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। सो फंक्शन आप कौन सा लोगे? x लोगे। यू कैन वेरीफाई इट, x। सो x टेंड्स टू 3 माइनस एच वेयर h टेंड्स टू 0। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, x के प्लेस पर 3 माइनस एच, लिमिट क्या आई है? 3 आई है, क्योंकि आप h को 0 पुट कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी राइट हैंड लिमिट विच इज़ लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव। फंक्शन कौन सा होने वाला है? देखो ऊपर, इट विल बी 3x माइनस 6। जब x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो फंक्शन 3x माइनस 6 है। सो वेरी वेरी सिंपल नाउ, 3 प्लस h वेयर h टेंड्स टू 0। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, x के प्लेस पर 3 प्लस h माइनस 6, h को 0 पुट कर सकते हो। सो 3 3 9 माइनस 6 इज 3। फिर आप निकालोगे वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू 3। 3 को पुट करो इसमें, 3 3 9 माइनस 6 इज 3। फिर आप लिखोगे दैट सिंस द लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि आप कैसे मॉड्यूलस फंक्शंस को हैंडल करते हो। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। ओके, बस वो क्वेश्चन के अंदर नंबर चेंज करता रहेगा। देर आर वेरियस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 ऑफ योर एक्सरसाइज नंबर 5.1 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सच क्वेश्चन। ओके, वहाँ पर क्या है, आई डोंट हैव द बुक विद मी राइट नाउ, बट वहाँ पर फंक्शन मॉड ऑफ एक्स वहाँ पर इंक्लूडेड है, इतना मेरे को मालूम है कि मॉड ऑफ एक्स वहाँ पर है। सो इसको आपको आना चाहिए कि इसको हम कैसे डिवाइड करते हैं। देखो मॉड ऑफ एक्स का मतलब है
कि अगर x की वैल्यू पॉजिटिव हुई सो ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, यानी कि वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है फॉर x मोर देन 0 के लिए। फॉर x मोर देन 0 द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज x, whereas for x less than 0 the value of this function is minus of x। आप देखो -1 पुट करिए इसके अंदर, आपको आउटपुट मिलेगा +1, -1 यहाँ पर पुट करोगे आउटपुट मिलेगा आपको +1। सो इस तरह से हम फंक्शंस को डिवाइड करते हैं। नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट अ ट्रिक। सो बच्चों ट्रिक कोई नहीं है, बस इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे एक छोटे वे में अप्लाई कर देंगे, उसी को हम ट्रिक बोल देते हैं। लेट मी शो यू वंस। जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा ये कि आपको फंक्शन गिवन है भाई x -1 + x -2 + x -3, सो आप देखते ही क्या लिख दोगे, यू विल ड्रॉ दी नंबर लाइन। और ये पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान होता है। जो भी यहाँ पर नंबर गिवन है, जो भी यहाँ पर आपको गिवन है x -1, उसको 0 के बराबर पुट कर दो। राइट डाउन दैट x -1 = 0, सो x की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। सो उस पॉइंट पर ये फंक्शन चेंज हो रहा होगा। ओके अगर फंक्शन x -2 तो लिख दो x -2 = 0, तो x की वैल्यू आएगी 2, तो यहाँ पर फंक्शन आपका चेंज हो रहा होगा। सो ऐसे भी आप समझ सकते हो इसी बात को। सो यू नीड नॉट गो इनटू दैट ऑल दी मेथड्स कि भाई मैं x को 1 से बड़ा रखूँ छोटा रखूँ। ओके बस आपने क्या देखना है, इसको 0 के इक्वेट कर दो हर एक फंक्शन को। देखो x की वैल्यू क्या आ रही है उसको यहाँ पर प्लॉट करो, और उसके लेफ्ट हैंड साइड पर वैल्यू नेगेटिव होगी इस फंक्शन की, और राइट हैंड साइड पर वैल्यू पॉजिटिव होगी। ये तो आपको समझना ही होगा। फिर ये काम तो देखो आपको कोई भी टीचर ऐसे ही समझाएगा, इट इज़ दी शॉर्टेस्ट मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब वो डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशन कैसी है। ओके आप क्वेश्चन को देख करके ही ये समझ पा रहे हो, सो आपको ये लाइन लिखने की ज़रूरत है नहीं। बट डू नॉट वरी, ये क्वेश्चन 6 मार्कर आपके एग्जाम के अंदर आता है। सो कोई दिक्कत नहीं है, अगर टाइम लग रहा है इसको लिखने में तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, यू आर गेनिंग 6 मार्क्स फॉर दिस सिंपल क्वेश्चन। ओके और ये बात आपको समझनी होगी कि भाई अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है सो सारी की सारी वैल्यूज़ नेगेटिव हैं, सबके आगे माइनस साइन लगा दो। ओके एज यू क्रॉस 1, देखो एज यू क्रॉस 1, सो जो फंक्शन 1 के ऊपर लिखा हुआ था अब उसको आप पॉजिटिव ले लोगे। ओके इसको ट्रिक बोल देते हैं कि अगर आप जिस नंबर के पीछे वैल्यूज़ ले रहे हो तो वहाँ पर वैल्यूज़ नेगेटिव लोगे, अगर आपने उस नंबर को क्रॉस कर दिया तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। देखो हमने जहाँ पर 1 को क्रॉस किया, हमने यहाँ पर 1 को क्रॉस किया तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव हो गई। देखो x -1 पॉजिटिव लिया हमने, x -1 हमने पॉजिटिव लिया, सिमिलरली यहाँ पर भी हमने पॉजिटिव लिया। बट जब हम 1 से पीछे थे तो हमने वैल्यू उसकी नेगेटिव ली थी। तो जब पीछे हैं तो नेगेटिव लेंगे, आगे हैं तो पॉजिटिव लेंगे। सिमिलर इज द केस फॉर अदर केसेस। 2 के अगर आप पीछे हो तो वैल्यू नेगेटिव और नेगेटिव लोगे, जैसे ही आगे पहुँचोगे वैसे ही वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ओके सिमिलर इज द केस फॉर 3, पीछे हो तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, आगे पहुँच गए तो पॉजिटिव ले लोगे। ओके अगर आपने ये फंक्शंस निकाल लिए तो इससे आगे तो आपको आता ही है। ओके बस अपने फिर इन फंक्शंस को f(x) की फॉर्म में लिख देना है ताकि आप उसको समझ पाओ, इंटरप्रेट कर पाओ। फिर तो आगे आपने देखा कि कितना आसान था इस तरह से चेक करना कंटिन्यूटी को। ओके बट अगर आप ये बना लेते हो इस तरह से नंबर लाइन तो आपके लिए काम आसान हो जाता है, ताकि अभी चूज़ कर पाओ कि मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट में कौन सा फंक्शन लेना है और राइट हैंड पर कौन सा फंक्शन लेना है। दिस मेक्स योर वर्क ईजियर। तो इसको आप साइड में बना सकते हो इन योर रफ वर्क। ओके सो दिस विल मेक योर टास्क ईजियर। सो दिस इज़ हाउ यू हैंडल मॉड्यूलस क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम के अंदर ये आ रहे हैं फ्रॉम दी टॉपिक ऑफ कंटिन्यूटी। सो यू मस्ट रिमेंबर दीज फंक्शंस, और इनको हम आगे भी यूज़ करेंगे ओके इन आर अपकमिंग चैप्टर्स एज वेल, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलस। सो आपको अगर मॉड्यूलस फंक्शंस अच्छे से आते हैं तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली हैंडल कर सकते हो। सो नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर एंड स्टडी द सेकेंड एंड द लास्ट टाइप ऑफ फंक्शंस इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। So now I talk about the handling of trigonometric functions. But let me tell you कि बच्चों trigonometric functions continuity वाले concept में बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगे. But still, since it's a parts of your syllabus, so it's my duty to tell you about these functions as well. बहुत ही सिंपल है इनके पीछे का कॉन्सेप्ट, बस आपको क्या आना चाहिए, some basic formulas of trigonometry, basically of class 11th, और साथ में ये एक छोटा सा फॉर्मूला जो कि आप क्लास 11th की लिमिट्स चैप्टर में सीख के आए हो। दैट इज़ अगर लिमिट x की वैल्यू 0 है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, सो साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है। ये आपको मालूम होना चाहिए।
ओके इसके पीछे का रीज़न बच्चों एल हॉपिटल रूल है दैट यू स्टडी इन योर ग्रेजुएशंस। सो आपको सिर्फ अभी ये याद करना है, समझना आपको अगर है तो यू कैन टेल मी। वो बहुत ही सिंपल रूल है एंड आफ्टर यू स्टडी डिफरेंशिएशन आप उस रूल को बहुत ही सिंपली समझ सकते हो। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी सिंपल रूल, ये रूल आपको माइंड में रखना है। बस ध्यान रखना है कि इस पर ध्यान रखना है, बच्चे यहाँ इसको समझ नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास लिमिट h टेंड्स टू साइन 1/h है डिवाइडेड बाय 1/h है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ मेरे को। तो इसकी वैल्यू, तो इसको बच्चों ध्यान से देखो। सो ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है, ये और ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है। सेम क्यों नहीं है, यहाँ पर ध्यान से देखो। यहाँ पर है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, ठीक है। यहाँ पर हर चीज़ x और x में है। यहाँ पर ध्यान से देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 है, यहाँ पर h है और यहाँ पर 1/h है। सो इसकी वैल्यू 1 नहीं होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, दिस इज द रॉन्ग स्टेप। जो बच्चे उठा लेते हैं एंड दे थिंक इट इज़ राइट और वो क्वेश्चंस को सॉल्व कराते हैं। सो इट इज़ रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ये बात ये नहीं कहती, इसकी वैल्यू 0 को टेंड करती है एंड दैट इज विद अ डिफरेंट रूल, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1 नहीं होती, ध्यान रखना इस बात का। हर एक चीज़ को कंपेयर करना, हर एक चीज़ को। ये भी नहीं हो कि यहाँ पर आपको 1/h गिवन है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ h गिवन है, आप इसको 1 लिखाओ, वो भी गलत है। ओके हर एक चीज़ सेम होनी चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x अपॉन x, ठीक है। अगर यहाँ पर 1/h है, यहाँ पर भी 1/h है, तो हाँ इसकी वैल्यू 1 हो सकती है। अगर यहाँ पर भी 1/h की वैल्यू 0 है और यहाँ पर भी ये 1/h और 1/h है, तो इसकी वैल्यू 1 होगी, ज़रूर होगी। बट अगर कोई भी चीज़ वायलेट हो रही है सो वैल्यू 1 नहीं होने वाली है, ये बात आपको माइंड में रखनी है। सो नाउ आई विल बी सॉल्विंग अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, उसको देख लेना और फिर समझ लेना कि हमने इस तरह से सॉल्व करना होता है। देखो फंक्शन कोई भी हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है और आपको उस फंक्शन की नॉलेज है, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए, सो आप उस क्वेश्चन को ईजिली हैंडल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन कि आपको गिवन है कि आपको f(x) डिफाइन कर रखा है, उसने है साइन x अपॉन x। कब है? जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, और दे रखा है कि इसकी वैल्यू x + 1 है व्हेन x इज़ मोर देन और इक्वल टू 0। ये आपको गिवन है, आपसे कहा गया है चेक वेदर द फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस और नॉट। सो आपको दिख रहा है भाई फंक्शन की वैल्यू 0 पर चेंज हो रही है, तो हमें 0 पर ही चेक करनी है इसकी कंटिन्यूटी। सो हम क्या करेंगे, एट x = 0 पर चेक करेंगे इसकी कंटिन्यूटी। सो इट्स वेरी वेरी ईजी। हम निकालेंगे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर निकालेंगे बच्चों राइट हैंड लिमिट और फिर फंक्शन की वैल्यू एट 0। सो इट्स वेरी वेरी सिंपल नाउ, बट एक बार समझ लो कि हम कैसे हैंडल करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। सो आपको गिवन है भाई लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं हम। और ध्यान से देखो जब x की वैल्यू 0 से कम है तो फंक्शन क्या है हमारे पास, साइन ऑफ x अपॉन x है। तो इसको रिप्लेस कर देते हैं, x टेंड्स टू 0 माइनस h वेयर h टेंड्स टू 0। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, x के प्लेस पर क्या आएगा, साइन ऑफ 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h, ठीक है। इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नाउ ये आपको ध्यान से देखनी होगी एक चीज़ कि ये क्या है। ये है बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ माइनस h। 0 को आप देखो एक्सक्लूड कर सकते हो, 0 माइनस समथिंग इज दैट सेम नंबर, साइन ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h, ठीक है। इसका मतलब यही तो है। अब ध्यान से देखो, आपको फॉर्मूला मालूम होगा कि साइन ऑफ माइनस x की वैल्यू क्या होती है, माइनस ऑफ साइन x होती है। इट्स अ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। आई विल आस्क यू टू ओपन योर NCERT बुक ऑफ क्लास 11th चैप्टर नंबर 2, उसके पीछे देखिएगा ये फॉर्मूले आपको दे रखे हैं एक ब्लू कलर के पेपर पर, उसको दोबारा रिवाइज कर लेना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनको हम आगे भी यूज़ करेंगे व्हेन वी विल टॉकिंग अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी। सो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ h विद अ नेगेटिव साइन, मैं इस माइनस को बाहर ले आया, अपॉन माइनस h। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखो इस फॉर्मूले को, और मैंने जो आपको दिखाया था अभी ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, क्या दोनों आपस में रिजेंबल कर रहे हैं? हाँ जी कर रहे हैं। देखो h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ h अपॉन h, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 1 हो गई है।
सो योर लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू 1। आप ऐसे ही निकालोगे राइट हैंड लिमिट। सो राइट हैंड लिमिट हम यहाँ पर निकाल लेते हैं कि भाई लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। फंक्शन की वैल्यू इस बार क्या होने वाली है, द फंक्शन विल बी x प्लस 1। सो x टेंड्स टू 0 प्लस h वेयर h टेंड्स टू 0। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, x को रिप्लेस कर दोगे आप h से, ठीक है। 0 प्लस h का मतलब h ही होता है। सो h प्लस 1, h को 0 पुट कर दो, आंसर आया बच्चों 1। ऐसे ही आप निकालोगे फंक्शन की वैल्यू एट 0। सो देखो x के प्लेस पर 0 पुट कर दीजिए तो आंसर आया आपके पास 1। सो आप देख रहे हो कि भाई मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर है। सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये आप इसके नीचे लिख दोगे। सो ऐसे आप हैंडल करते हो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो। अगर आपको ये बेसिक से फॉर्मूले मालूम है सो आप उस क्वेश्चन को हैंडल बहुत ही ईजिली कर सकते हो। सो आई होप कि आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब एक नया फंक्शन और है जो बहुत ही सिंपल है और आप पहले से जानते हो भी उस फंक्शन को, जिसको हम बोलते हैं बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको हम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन आए हैं इस कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी पर। सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर मी टू टेल यू अबाउट दिस फंक्शन एज वेल। सो इसका बच्चों मतलब ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कि इसको हम डिनोट करते हैं पहली बात इससे, ठीक है। इससे हम डिनोट करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, जिससे हम जिस तरह हम मॉड को डिनोट करते हैं इससे, उस तरह ही हम उसको डिनोट करते हैं इससे। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है कि मेरे पास एक नंबर है बच्चों 1.5। तो क्या ये इंटीजर है? इंटीजर नहीं है, ओके। ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू है। सो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक इंटीजर में, और जब भी ये फंक्शन लगाओ तो इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सो 1.5 के अंदर सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? इस लिमिट के अंदर सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? 1 ही तो है। ध्यान से देखो, ये 1 है, ये 0 है, ये 2 है। तो ये जो नंबर है यहाँ पर कहीं पर लाई करता है। सो इसमें जो कंटेंड, इसके अंदर जो कंटेंट सबसे बड़ा इंटीजर है वो कौन सा है? वो 1 है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों? 1 होगी, ठीक है। जिस तरह से मॉड ऑफ -1 की वैल्यू +1 होती है, उसी तरह से एक ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू के अंदर अगर हम कोई भी डेसिमल डालते हैं तो उससे छोटा और सबसे बड़ा, ये जो नंबर है इससे छोटा और छोटों में सबसे बड़ा नंबर ही हमारा आउटपुट होता है, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा। सो अगर आपको ये बात क्लियर है तो आप क्वेश्चन हैंडल कर सकते हो। आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 19 के नाम से क्वेश्चन गिवन है, वहाँ पर आपको एक फंक्शन दे रखा है f(x) और उसकी वैल्यू दे रखी है आपको x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ x। इस तरह से फंक्शन गिवन है, आपसे कहा गया चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। सो जब भी आपसे ऐसा कहा जाए कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन और आप उस फंक्शन को ब्रेक नहीं कर सकते, तो आपके पास बहुत ही बेसिक का काम होता है कि हमें कोई भी वेरिएबल मान लेते हैं, लेट मी से a, ओके, जो कोई भी नंबर हो सकता है। हमने नंबर को स्पेसिफिक नहीं लिया बल्कि हमने एक वेरिएबल ले लिया है। लेट मी से a, मैंने वेरिएबल ले लिया है। सो मैंने मान लिया कि भाई लेट a बी एन इंटीजर, क्योंकि मेरे को नंबर नहीं मालूम और मुझे सभी नंबर पर चेक करना है, बिकॉज दिस इज डिफाइंड ऑन ऑल दी वैल्यूज़। सो मैं कोई भी नंबर ले रहा हूँ a। अब a की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 100, 1000, -1000, -100 कुछ भी हो सकती है। तो अगर a पर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ तो सारे नंबर्स पर ही कंटिन्यूअस होगा, ओके। उसका मतलब ये होता है। सो इसके लिए हम वही करेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अब ध्यान से देखना है कि हम निकालते कैसे हैं, इट्स इंपॉर्टेंट। लेफ्ट हैंड लिमिट और फिर निकालेंगे हम राइट हैंड लिमिट। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए। आई एम सीइंग दैट द टाइम इज़ exceeding its limits, but ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड टुडेज वीडियो आई वांट टू एंड दिस टॉपिक। सो ध्यान देना इस टॉपिक पर, ओके। सो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम a पर चेक कर रहे हैं। सो हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a ऑन द नेगेटिव साइड, ठीक है। और फंक्शन क्या होगा आपके पास? फंक्शन होगा आपके पास यही x माइनस द ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, ठीक है। सो अब आपको अच्छे से मालूम है क्या करते हैं, x की वैल्यू रखते हैं बच्चों a माइनस h, वेयर h की वैल्यू क्या होती है? 0 को टेंड कर रही होती है। इट मीन्स कि h की वैल्यू बहुत बहुत छोटी होती है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। ये आपको माइंड में रखना है। सो नाउ आई रिप्लेस ऑल द वैल्यूज़ ऑफ x विद दिस वैल्यू। सो ध्यान से देखना, अब इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, x को ऑक्यूपाई करेगी ये वैल्यू a माइनस h माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ a माइनस h,
ठीक है, अब ध्यान से समझना कि ये मेरे पास एक इंटीजर है a, इसके आगे इंटीजर होगा a+1, इसके पीछे इंटीजर होगा बच्चों a-1। ठीक है, फाइन। अब मेरे पास एक नंबर है जो कि है a-h, यानी कि मैंने एक बहुत ही छोटी वैल्यू h को माइनस कर दिया, तो मैं कहीं यहाँ पर आऊँगा ना, मेरे पास जो नंबर आएगा, ये जो नंबर की वैल्यू होगी वो कहीं यहाँ पर होगी। ठीक है, और आपको अच्छे से मालूम है कि ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू अगर मैं इस वैल्यू की निकालूंगा तो क्या होगा, इससे छोटा और सबसे बड़ा नंबर वो कौन सा है, a-1, यानी कि जो इसका आउटपुट है वो क्या होगा, a-1 होगा। आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू कि इसका आउटपुट क्या होगा इस फंक्शन का, मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a-h a-1 होगा। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू कहीं यहाँ पर लाई कर रही है। आप अगर a को 1 मानो तो ये वैल्यू 1.99 होगी, तो इससे छोटा और सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, 0 ना, दैट इज़ 1 - 1, 0 a-1। सो यहाँ पर मैं इसको रिप्लेस करूँगा बच्चों a-1 से। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, a-h माइनस ऑफ a माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर ध्यान से देखो, सो a से आपका a कैंसिल हो रहा है, h को आप 0 पुट कर सकते हो, सो आंसर क्या आया, 1 आया। दिस इज़ योर लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, जो बहुत ही सिंपल है कि लिमिट x टेंड्स टू a ऑन द पॉजिटिव साइड, फंक्शन क्या होगा, फिर से वही x प्लस मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x होगा। आई थिंक सो इट इज़ नेगेटिव ना, हाँ यहाँ पर नेगेटिव साइन है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ द x। फिर से वही है, x टेंड्स टू a+h वेयर h टेंड्स टू 0 है। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, और फिर से अलर्ट रखना अपने माइंड को, मैं x को रिप्लेस कर रहा हूँ a+h से। सो a+h माइनस यहाँ पर क्या होगा बच्चों, a+h। अब ध्यान से देखो, आपके पास ये a था, अब मैंने क्या किया, इसमें कुछ ऐड कर दिया, मैं यहाँ पर आ गया ना, h ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर आ गया कहीं पर। सो इससे छोटा और सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, इससे छोटा और सबसे बड़ा इंटीजर a ही तो है। दिस मस्ट बी क्लियर टू यू कि भाई अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अगर मेरे पास एक इंटीजर है, एक नंबर है, इट्स नॉट अ इंटीजर, इट्स अ नंबर a+h, तो वो कहीं यहाँ पर लाई करेगा। सो इससे छोटा और सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा हुआ, खुद a हुआ ना, सो इसका आउटपुट क्या होगा, a होने वाला है। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, a+h माइनस a से a कैंसिल, इसको रिप्लेस कर दो, दैट इज़ h को आप 0 पुट कर सकते हो। सो यहाँ पर क्या ही लिमिट 0 आई है। सो एक बात आपको बहुत ही सिंपली दिख चुकी है कि भाई यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू दी राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर द फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूअस, ये आप लिख दोगे। ओके, सो इस तरह से आप बच्चों चेक करते हो कंटिन्यूटी ऑफ एनी फंक्शन। सो टुडे आई हैड टोल्ड यू ऑल दी फंक्शंस, till now I had told you all the functions that you require for your board examinations in the concept of continuity. So I hope this video was clear to you and all the concepts were clear, but in case you have a doubt in any of the question, you can simply text me. I'll reply to your problem as soon as possible. Thank you very much.